हैं जी। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था थीसिस स्टेटमेंट के बारे में, और मैंने आपकी असाइनमेंट्स भी आपने सबमिट करवाई कुछ लोगों ने। दो के वो असाइनमेंट्स मैं इंडिविजुअली चेक करके आपको भेज दूंगा। अभी मेरा फोकस ये है कि आपको जो आज का लेक्चर है, जिसको हम कहते हैं, आज का लेक्चर का टॉपिक जो है वो आउटलाइन। ऐसे के लिए आउटलाइन कैसे बनाई जाती है, आउटलाइंस के क्या पैरामीटर्स होते हैं, और इसको कैसे मतलब कंस्ट्रक्ट किया जाता है। क्योंकि हमने पहले सीखा था पिछली क्लास में कि हम जब भी थीसिस स्टेटमेंट जब बना लेते हैं तो उसी की बेसिस पर हमें आउटलाइन बनानी होती है। ठीक है। तो आपकी आउटलाइन हमेशा थीसिस स्टेटमेंट की बेसिस पर बनती है। थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, समझे कि वो एक किस्म की रीडर को, एग्जामिनर को आपका डायरेक्शन देता है, आपका मैसेज देता है कि आपको ऐसे से क्या अंडरस्टैंड किया है और आपका ऐसे क्या बात करेगा। ठीक है, कि आपके टॉपिक स्टेटमेंट से क्या चीज को समझे हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा वो आउटलाइन पर है, तो हम जरा आउटलाइन पर बात कर लेते हैं। देखें कि ऐसे की ये बुनियादी स्ट्रक्चर होता है, और ये पेपर में भी लिखा होता है कि आपको एक समझे कि आउटलाइन बनाना है। बेसिकली हम इसको कहें कि ये एक स्ट्रक्चर है, आपके स्ट्रक्चर ऑफ एसे। ठीक है। जिसमें आप क्या करते हैं, आप प्लान करते हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स को, आप प्लानिंग करते हैं अपने आर्ग्यूमेंट्स की और आइडियाज की। यानी आप एक रोड मैप देते हैं रीडर को समझाने के लिए कि आप जो है पैराग्राफ्स को किस तरह ऑर्गेनाइज करोगे, और आपके ऐसे के अंदर जो है बात क्या होने जा रही है, और आपके ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होगा। यानी आपकी जो आउटलाइन है वो किस वे में जो है वो इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करेगी। यानी जो एग्जामिनर है वो आपकी इस आउटलाइन को पढ़कर और थीसिस स्टेटमेंट को पढ़कर ही समझ जाएगा कि जो रीडर है, ये जो राइटर है, या जो स्टूडेंट है जिसने पेपर अटेम्प्ट Tema किया है, creer, oye, bala lunga उसने एक देश के आइदर ये टॉपिक को ठीक समझा है या नहीं समझा। तो मोस्टली सीएसएस में स्टूडेंट्स जो फेल होते हैं वो यहीं पर फेल हो जाते हैं। स्टूडेंट ज्यादा फेल जो है ना, एग्जामिनर उनको यहीं एक पर कर मिनट लेता चक है बोला भाई आउटलाइन के बिना अंदर। सुनी काइंडली म्यूट रखने अपने आप को। अच्छा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मैंने आपको बता दिया कि फेल्यूर का जो रीजन है वो आप जब ठीक आइडियाज या आर्ग्यूमेंट्स या आपकी डायरेक्शन जो है वो ऐसे की अगर ठीक ना हो, तो एग्जामिनर के पास ये एक रोड मैप होता है जिसकी बेसिस पर वो आपको फेल कर देता है। वो एक मिनट भी नहीं लगाता कि आपके आगे के ऐसे को पढ़े। तो यानी मैंने आपको कहा था कि आप जो है थीसिस स्टेटमेंट पर और आउटलाइन पर आपकी कमांड होनी चाहिए। थीसिस स्टेटमेंट यानी आप उसको समझे क्या हो, उस टॉपिक से क्या आपने नरेट किया है, और उसके साथ साथ फिर आउटलाइन में आपने क्या उस बात को ठीक करने के लिए वजाहत ठीक की है या नहीं की है। आइए जरा हम इस आउटलाइन के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। अब जरा देखें आउटलाइन का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। देखें, सबसे पहले आप देखें, ये नंबर वन पर हमने थोड़ा सा स्पेस दिया और इंट्रोडक्शन की हेडर दे दी। अगर तो स्टूडेंट फिजिबल हैं, समझते हैं कि हमने थीसिस स्टेटमेंट मेंशन करनी है, और हमें कोई इशू नहीं है थीसिस स्टेटमेंट यहाँ पर मेंशन करने से, उनकी थीसिस स्टेटमेंट ठीक है, तो वो इस तरह करें। स्पेस आए, थीसिस स्टेटमेंट, यहाँ पर अपनी थीसिस स्टेटमेंट को कोड कर दें। यहाँ पर अपनी थीसिस स्टेटमेंट को कोड कर दें अगर आप समझते हैं कि आपने थीसिस ठीक बनाई है। अदरवाइज आपकी कोई जरूरत नहीं है। ये समझ लें कि इंट्रोडक्शन आपका जो है वो एग्जामिनर के लिए जब आप थीसिस मेंशन करेंगे तो एक ग्रेबर समझा जाएगा और एक कॉज ऑफ अटेंशन होगी। अब जरा बात करते हैं इसकी। देन अगर आप चाहते हैं कि अगर आप इसमें टॉपिक के रेलिवेंट, आप चाहते हैं कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक फॉर आउटलाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम हमारा टॉपिक है फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल वार्मिंग, तो आप चाहते हैं कि हम ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड डेफिनेशन देना चाहें, तो आप इस तरह लिख सकते हैं। आप और भी वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं सिखा देता हूं कि डेफिनेशन लिखने के लिए या किसी टर्म पर बात करने के लिए कौन से वर्ड्स या चॉइस ऑफ वर्ड्स की जरूरत होती है। अनफोल्डिंग द फिनोमिनन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, आप इस ग्लोबल वार्मिंग की जगह और भी वर्ड्स लिख सकते हैं जो डिफाइन या एग्जाम का टॉपिक होगा, फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेसी। ठीक है। या अगर पेपर जो है वो पॉलिटिक्स पर है तो वो आप इस तरह पॉलिटिक्स का वर्ड लिख सकते हैं, या वो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस पर है तो आप उसका टर्म जो है डेफिनेशन के लिए आप इस की वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, अनफोल्डिंग द फिनोमिना। देन इसको और तरीके से भी लिखा जाता है। अगर यहाँ पर आप किसी केस सिनारियो की बात करना चाहते हो, तो आप फॉर एग्जाम्पल आप लिखना चाहते हो कि अगिलान, आप लिखोगे अगिलांस एट द ऑन गोइंग
सिनारियो ऑफ ग्लोबल वार्मिंग अक्रॉस द ग्लोब। अब आप यहाँ पर किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हो, मतलब उसके बैकग्राउंड की बात कर रहे हो, तो आप यहाँ पर बैकग्राउंड यानी यहाँ पर हम सिंपल लिख लें कि इंट्रोडक्शन की हेडिंग के बाद आप हमेशा यहाँ पर क्या लिखते हो, बैकग्राउंड। देख ले आउटलाइन का दूसरा पार्ट जो है, हम इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। नहीं, इस पर्टिकुलर इसका हम change- ठीक है। तो बैकग्राउंड के अंदर आप क्या लिखेंगे हमेशा, या आप यहाँ पर देख लें बैकग्राउंड के अंदर, यहाँ आप डेफिनेशन लिखेंगे, या आप सिनारियो लिखेंगे जो इस वक्त चल रहा है, या आप हिस्ट्री लिखेंगे, या आप ओरिजिन लिखेंगे, जो भी आप लिखना चाहते हैं, मतलब वो बैकग्राउंड के अंदर आता है, उस टॉपिक से रेलिवेंट अगर बातें हैं तो, ठीक है। यानी आप जनरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हो एक, समझो कि थीसिस को ओपनिंग के लिए, यानी आप एग्जामिनर को बात करने जा रहे हो कि मैं जो हूँ क्या चीज लिखने जाऊंगा, वो आप एक एक्सप्लेनेशन एग्जामिनर को दे जाते हो। उसके बाद आपका जो यहाँ से मेंशन कर लें, यहाँ से हम इसको कहते हैं बॉडी पार्ट, यानी बॉडी पैराग्राफ्स। अगर हम बॉडी पैराग्राफ में अगर हम बात करें, ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट्स की बात हो रही है, तो आप इसे सिंपल इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब जो टॉपिक होगा ना आपका, उस टॉपिक के आप जो है पर्टिकुलर हेडर्स बनाते जाओगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा टॉपिक है जी इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड सॉल्यूशंस। तो हमने क्या किया, बॉडी पार्ट के अंदर हमारे फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ए, अब इस तरह की हेडिंग देनी है आपने ए, फिर स्पेस छोड़ना है, फिर आपने लिखना है इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है। देख लें इम्पैक्ट पहला पहला अगर आप लिखना चाहते हैं तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ठीक है। अब फिर आपने दूसरा पॉइंट डालना है बॉडी पैराग्राफ के अंदर, फिर आपने इस तरह ही किया बॉडी पैराग्राफ के अंदर। दूसरा क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट कर रहा है। अब इस तरह आपने थर्ड पॉइंट डालना होगा, तो इस तरह। अब बॉडी पार्ट के अंदर आप जो है अगर इम्पैक्ट्स की और सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो वो इस तरह आपके जो है बॉडी पार्ट बढ़ता जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अब थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं ठीक है। इस तरह आप और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात यहाँ पर आ जाती है एक सवाल की, कि क्या हम ये जो पॉइंट्स लिख रहे हैं हम किस सेंस में बनाएं। आइधर हम इसको यहाँ पर देख लें, आइधर हम इसको सेंटेंस भी बना सकते हैं। अब लेट्स देखें, ये मैसेज आया है। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। अभी जरा मैं आपको समझा रहा हूँ कि आउटलाइन बनती कैसे है। अब देखें, या आप सेंटेंस पूरा पूरा यूज करें, या आप फ्रेज यूज करें, फ्रेजल वर्ब यूज करें, फ्रेजल सेंटेंस यूज करें, ये तीन आपके पास चॉइस है। आप कौन सा भी इसमें से कंप्लीट सेंटेंस भी यहाँ लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सेंटेंस लिखकर दिखाते हैं आपको। अब देखें सिंपल सेंटेंस, आप इसको चाहे तो कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट हम सेंटेंस के अंदर, फ्रेजल सेंटेंस के अंदर या सेंटेंस के अंदर लिखें। फॉर एग्जाम्पल तो आप इसको यहाँ सेंटेंस केस में या फ्रेज केस में, दोनों केसेस में लिख सकते हैं। समझ आ गई। यानी इस बॉडी पैराग्राफ के अंदर, इस बॉडी पार्ट के अंदर आप क्या लिखेंगे, जो आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं, आइडियाज हैं, ठीक है, यानी आपके आइडियाज, आर्ग्यूमेंट्स। और फिर आप यहाँ पर जो है मतलब समझे कि फॉर एग्जाम्पल क्या बन सकते हैं, इम्पैक्ट्स बन सकते हैं। आपने इम्पैक्ट्स का जिक्र किया, ठीक है, आपने सॉल्यूशंस का जिक्र किया। अब एटलीस्ट आपके जो आइडियाज है ना एक आउटलाइन के अंदर, 18 से 21 आइडियाज होने चाहिए, ठीक है। 21 आइडियाज, 18 से 21 आइडियाज। अदरवाइज जो है वो एग्जामिनर थोड़ा वो हो जाता है कि बहुत शॉर्ट हो गया है सीएसएस लेवल पर। देन फिर लास्ट में आपने क्या देना होता है, ये कंक्लूजन।
अब कुछ लोग इसके नीचे भी एक लाइन लिखते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आप ना लिखें, जस्ट कंक्लूजन की हेडिंग है इस तरह। तो ये देखें, यहाँ बॉडी पैराग्राफ आ गए, और बॉडी पैराग्राफ को हम सेंटेंस केस में या फ्रेजल केस में लिख सकते हैं। उसके बाद कंक्लूजन की हेडिंग दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखें कि 18 से 21 आइडियाज हमने देने हैं, तो 18 से 21 पैराग्राफ किस तरह बनेंगे। अब देखें, पहला तो हमने एक तो हमने दे दिया जी पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का। दूसरा पैराग्राफ हमने फॉर एग्जांपल डेफिनेशन का दे दिया, बैकग्राउंड का दे दिया। 3 पैराग्राफ हो गए। अब हमने इम्पैक्ट्स की बात कर दी, और हमने यहाँ पर 7 पैराग्राफ दे दिए इम्पैक्ट्स पे। अब हमने सॉल्यूशंस भी लिखने हैं, बट हमने इसके काजेज भी लिख लें। 5 काजेज लिखे, 2 के उसने पूछा नहीं है। अब जो उसने पूछा था सॉल्यूशंस, आप 7 सॉल्यूशंस लिख लें पैराग्राफ, एंड देन फिर आप कंक्लूजन लिख लें। अब देखें कि 7, 5 और 7 ये हो गए अराउंड जो है आपके 12 और 7, 19, 20, 21, 22, 23। ये लमसम आपने 18 से 21 आइडियाज पैराग्राफ्स आपने एक बॉडी पैराग्राफ के अंदर देने होते हैं। यानी आपकी अच्छा लेंथ क्या होनी चाहिए, 2 से 3 पेजेस, बस। इससे ज्यादा बड़ी आउटलाइन कभी नहीं होनी चाहिए। 2 बहुत अच्छी है, 3 ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा बड़ी आउटलाइन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका जो है ना, मतलब एक समझे कि इशू बन सकता है अगर आपकी ज्यादा लंबी जो है वो आउटलाइन बन जाती है तो। अब जरा एक और पार्ट देखें कि आउटलाइन जो है कैसे बनाई जाती है। मतलब लाइक आपके पास टॉपिक आया है, तो आप, मैंने एक चीज सिखाई थी आपको जिसका नाम है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये मैंने आपको टेक्निक सिखाई थी कि आप आइडियाज कैसे लाएंगे, क्योंकि इधर जो है आउटलाइन में आपने सिंपल सी बात है, आइडियाज आर्ग्यूमेंट्स प्रूव करने हैं। ठीक है, प्रूव करना है टॉपिक को। ठीक है, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग आप लास्ट पेज पर जाएंगे, और लास्ट पेज पर आपने ये प्रैक्टिस करनी है डिफरेंट आइडियाज की, जो मैंने आपको बताया था। फॉर एग्जाम्पल आइडिया 1, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा कि हमारा टॉपिक असाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये टॉपिक है हमारा, क्लाइमेट चेंज कॉजेस एंड इम्पैक्ट्स, ये हमारा टॉपिक है। तो आपने लास्ट पे गए, आपने देखा कि सबसे ज्यादा कॉजेस कौन सी हैं। आपको जो भी आ रही थी टॉप टू बॉटम, आपने वो सारी लिख दी। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि रफ लिखना है, कीवर्ड लिखना है इंडस्ट्री, आपने कहा एग्रीकल्चर, आपने कहा ह्यूमन प्रैक्टिसेस, आपने कहा जो है डिफोरेस्टेशन, आपने लिखा कि ये जो आपने लिखा, उसके बाद जो है ये जो इंडस्ट्रियल गैसेस होती हैं। इस तरह आपने बहुत सारी बातों का जिक्र किया, यानी की आइडियाज, यानी कि आपने पूरा फिक्रा नहीं लिखना बल्कि की आइडियाज लिखा। अब यहाँ पे आपने जो है फिर इसी तरह आपने इम्पैक्ट्स लिख दिए। आपने लिखा जो है लाइफ पर क्या हो रहा है। आपने लिखा कि जो है ये मेरीन लाइफ पे क्या हो रहा है। आपने लिखा कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कैसे इफेक्ट कर रही है। ठीक है, और उसके बाद आपने लिखा कि ये जो है मतलब सोसाइटी को, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन, जैसे कि हम रिसोर्सेज की बात कर लें, वाटर को, फूड को, ठीक है, और नेचुरल रिसोर्सेज को। इस तरह आपने बहुत सारे डोमेन्स में, सोशल डोमेन में, इकोनॉमिक डोमेन में, ठीक है, फिर ग्लोबल पॉलिटिकल लेवल में इस पर जो बातें चल रही हैं, कंट्रीज के बीच में जो एग्रीमेंट्स हो रही हैं, तो आप ये देख रहे हैं कि फिर पॉलिटिक्स कैसे इन्वॉल्व हो रही है क्लाइमेट चेंज की रेलिवेंटली। मल्टीपल डोमेन आपने जो है कंस्ट्रक्ट किया आइडिया को, और आपके पास रफ से आइडियाज आ गए। अब आपने ये रफ आइडियाज हैं, दिस इज नॉट द जो है वो आपकी फाइनल एक समझे कि जो है हमारी आउटलाइन है। अब आपने क्या किया, अपने आपने कहा कि इंडस्ट्री। अब आपने पहले जो है ना 2 पेजेस, 2 टेक्निक्स होती हैं स्टूडेंट्स। एक टेक्निक जो होती है ना पेपर में आउटलाइन बनाने की, वो कुछ स्टूडेंट्स एक टेक्निक को फॉलो करते हैं, दोनों को मैं बता देता हूँ। टाइप 1, और हम इसको कहते हैं टाइप 2। 2 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। एक ये होते हैं कि वो जब आइडियाज उनके पास आ जाते हैं, तो लास्ट पेज पर, जैसे हमने इस पेज पर हम गए, तो हमने यहाँ पर आइडियाज को कंस्ट्रक्ट किया। पर जब हम यहाँ आते हैं, अब एक स्टूडेंट ये होते हैं कि फर्स्ट पेजेस पर ही ना फेयर आउटलाइन बना लेते हैं। फेयर आउटलाइन डायरेक्ट स्टडी आउटलाइन से करते हैं। आउटलाइन बना दी पहले ही, देन फिर इंट्रो, और फिर इस तरह ऐसे स्टार्ट हो जाता है उसका।
कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले जो है 2 से 3 पेजेस ब्लैंक छोड़ देते हैं, आइडियाज उनके पास होते हैं और फिर ऐसे स्टार्ट करते हैं। और फिर क्या करते हैं, फिर जब लास्ट मिनट्स होते हैं ना, लास्ट टाइम, उसके अंदर क्या करते हैं, हर पैराग्राफ, हर पैराग्राफ का पहला सेंटेंस, मैंने कहा था कि टॉपिक सेंटेंस होता है, तो वो उसी टॉपिक सेंटेंस को क्या करते हैं, उन टॉपिक सेंटेंसेस को मिलाकर उसी की आउटलाइन बना देते हैं। ये एक टेक्निक होती है। आप फेयर आउटलाइन बनाएं, अगर आपको बनाने में, अब ये जो टाइम है ये आपका टाइम प्रोसेस है, टाइम ले जाती है, टाइम टेकिंग प्रोसेस। ये इजी अप्रोच है, लेकिन इसके लिए आपके पास जो है ना आइडियाज फुल एक्सट्रीम होने चाहिए। आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग वाली टेक्निक जो है ना, आइडियाज जनरेशन वाली, जिस पर आप रफ आइडियाज लिख रहे हैं, वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अब चॉइस आपकी है कि आप पहले फेयर आउटलाइन बनाते हैं, या आप पहले जो है ब्लैंक पेजेस छोड़ते हैं, देन फिर आउटलाइन कंस्ट्रक्ट करते हैं, आइडियाज बना लेते हैं, पैराग्राफ बन जाते हैं, और फिर आप फाइनल उसको एक टच देकर आउटलाइन बन जाती है। तो अब जो आपकी असाइनमेंट्स रिमेनिंग थी कुछ स्टूडेंट्स की, वो मैं बाद में चेक कर लूंगा। अब आपको मैंने जो है वो एक असाइनमेंट देनी है। हम लंबी असाइनमेंट आपको देता हूँ मैं, जो है वो क्लास में मैं असाइन कर दूंगा। अब आपने बनानी क्या है, एक टॉपिक, मैं आपको टॉपिक्स दूंगा, आपने उस टॉपिक्स की थीसिस स्टेटमेंट और आउटलाइन बनाकर चेक करवानी है मुझसे, ठीक है। देन फिर हम जो नेक्स्ट क्लास कंडक्ट करेंगे वो हमारी क्लास होगी इंट्रोडक्शन को, कि इंट्रोडक्शन को किस तरह लिखा जाता है। फिर हम बॉडी पार्ट, क्योंकि हमने पैराग्राफिंग सीखी है तो इसीलिए हमारे लिए इजी होगा इंट्रोडक्शन को लिखना, ठीक है। तो थीसिस स्टेटमेंट और आउटलाइन पर मैं आपको जो है वो असाइनमेंट्स देता हूँ, 2-3 असाइनमेंट्स देता हूँ आपको, एंड देन फिर आप उसको कंस्ट्रक्ट करें। फिलहाल आपका कोई सवाल है तो आप पूछ लें मुझसे, आपके क्वेश्चन हैं तो मुझसे पूछ लें। आप सबके कोई क्वेश्चंस हैं, काइंडली अगर है तो टाइप कर दें या पूछ लें मुझसे। किसी का कोई क्वेश्चन है, रेलिवेंट कोई क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी। अच्छा, जब थीसिस स्टेटमेंट को इंट्रो से ऊपर, नहीं देखें, पॉइंट्स लिखते हैं, वो हर एक पॉइंट देखें, वो मेथड होता है आउटलाइन लिखने का, अलग अलग मेथड होता है, बहुत सारे मेथड्स होंगे। अगर आपने मेरी किताब पढ़ी होगी, जो मेरे अराउंड 50 एसेज हैं उसमें, उसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ आउटलाइन मिलेगी। ये इस तरह भी लिखते हैं स्टूडेंट्स, बट मैं आपको बता दूं कि ये जो थीसिस स्टेटमेंट है ना, वो कोई अलग चीज नहीं है, बल्कि वो एक पार्ट है, पार्ट ऑफ जो है ना वो इंट्रोडक्शन है, ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट तो इसलिए, जब एक चीज उसका पार्ट है तो वो नीचे आएगी ना, तो आप इस मेथड को फॉलो करें, इट्स नॉट अ बिग डील। आप ऊपर लिख लें या नीचे लिख लें, दैट्स नॉट मैटर। असली मैटर ये करता है कि आपने जो है वो ठीक बनाई है या नहीं बनाई है। ये अरेंजमेंट का कोई इशू नहीं होता। मेरी बुक है, मौजूद है, मैंने शेयर की थी, आप लोग आप नहीं देखते तो उसको क्या कर सकते हैं, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वही मेरी पब्लिश्ड है। जरूरत नहीं होती आउटलाइन में कोट शोट लिखने की, आउटलाइन जो है वो सिंपल एक होनी चाहिए। अगर आपको हाँ बड़ा शौक है तो मैं आपको बता देता हूँ आप किस तरह करें। अगर आपको कोटेशन लिखनी है तो आप इस तरह करें, ये आउटलाइन का हेडर दिया, यहाँ पर आपने कोटेशन लिख दी पहले ही शुरू में, यहाँ पर आप कोटेशन लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ भी लिख देते हैं, अब ये हमारी, फॉर एग्जाम्पल इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम भी मैं लिख देता हूँ। अब ये टॉपिक है हमारा, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम इन ह्यूमन लाइफ, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। अब आप ये कोटेशन की हेडिंग नहीं देंगे, दोगे, ये कोटेशन है आपको समझाने के लिए मैंने ये लिखी है। अब देखें, आपने कहा प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ थीफ ऑफ टाइम, ये मेरी कोटेशन आ गई। याद रखें, जिन्होंने पूछा क्वेश्चन, ये कोटेशन है, ठीक है। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया,
अब मैंने यहाँ से इंट्रोडक्शन, अब मैंने यहाँ से आउटलाइन स्टार्ट कर दी, नीचे आ गया मैं थीसिस आ गई, स्टार्टिंग में रखी जाती है, ठीक है। यहाँ से आओ, मैं शेयर करूंगा, बिल्कुल पीडीएफ में शेयर करूंगा आपको। अच्छा जी, क्या आउटलाइन में जो हम पॉइंट्स लिखते हैं वो एक पॉइंट अलग अलग सेक्टर से होनी चाहिए। देखें, अगर तो आपके पॉइंट्स फॉर इम्पैक्ट्स के हैं तो आप इम्पैक्ट्स के फॉर एग्जाम्पल 7 पैराग्राफ हैं तो 7 पैराग्राफ अंदर ही लिखेंगे। आपने फिर जो है फॉर एग्जाम्पल सजेशंस के लिखे हैं तो सजेशंस के 7 पैराग्राफ ही लिखोगे, जो आउटलाइन में मेंशन होगा वही लिखोगे। सेक्टर वाइज नहीं करोगे आप उसमें, बस मैं एक आइडिया देते जाओगे, मैं सिखाऊंगा वो किस तरह आइडिया देते हैं आप। टॉपिक देखो, अगर आपकी जो है पॉइंट्स करते हैं तो मटेरियल से मैं मेन पॉइंट कैसे सेपरेट करें आउटलाइन के लिए, जस्ट रीड करो आप टॉपिक को और उसके कीवर्ड आपने, मैं बता, आप एक अपनी किताब रखें, कॉपी रखें, उस कॉपी में जो भी टॉपिक्स पढ़ें उनके फैक्ट्स आप लिख दिया करें, फैक्ट्स मेंशन कर लिया करें, ठीक है। और दूसरा, देखें अगर तो आपकी इशू नहीं है ना, आपकी लगता है आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट वो ठीक है तो सही है, आपको नहीं लगता थीसिस स्टेटमेंट ओके नहीं है तो आप सिंपल इंट्रोडक्शन की हेडिंग दे और कुछ भी ना लिखे और नीचे बस जो आ जाए। सेफ अप्रोच ये है, जिनको जरा लिखनी होती है वो नीचे लिखते हैं, इशू ये होता है, ठीक है। अच्छा, और भी सवालात हैं किसी के? इंट्रो, अच्छा कोई इन्फॉर्मेशन के लिए मैं इंशाल्लाह जो है वो डेटा शेयर करूंगा आप लोगों से, तो आप उनको पढ़िएगा, मेरी आउटलाइंस को आपको समझ आ जाएगी। बाकी इश्यूज आपके रिजॉल्व होते जाएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। और और कोई किसी का सवाल? मैं आपसे कुछ बुक्स भी शेयर कर दूंगा रीडिंग बुक्स के लिए, ऐसे की रीडिंग बुक्स, और फिर अपनी बुक वाली जो थी जिसमें 50 आउटलाइंस हैं वो भी शेयर कर दूंगा। और बाकी जो मतलब मटेरियल होगा आगे चलते चलते वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। पहले आपको सारा एक प्रोसीजर सिखा दूं, फिर उसके बाद आपको जो है ना राइटिंग पर ले आऊंगा मैं। अ, अच्छा, और ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो है आपको मैं कल का टास्क दे देता हूँ। और जो है इंशाल्लाह फिर हम जो है जैसे कल जो है हम पहले आते ही आपकी असाइनमेंट्स चेक करेंगे, ठीक है। आज तो असाइनमेंट्स नहीं चेक कर पाए, शॉर्ट टाइम था, मुझे कहीं जाना है। बट कल हम इंशाल्लाह पहले असाइनमेंट्स चेक करेंगे और फिर देन हम इंट्रोडक्शन को करेंगे, सीखेंगे उसको एक एक उसके पैरामीटर को। ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।